एक तरह से कहा जाए सर, आपका जो मेजर देखिए सर, यूजुअली हम ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं, अलग अलग एग्रो टूरिज्म सेंटर में जाके ऑब्ज़र्व करते हैं, ओनर से बातचीत करते हैं। तो यूजुअली जो मैंने ट्रेंड देखा है, ज़्यादातर ओनर्स क्या करते हैं, इधर एंट्री टिकट से कमाते हैं, ये वो जो वन टाइम पैकेज लेते हैं। तो एक तो एंट्री करा के, स्टे करा के, तीसरा हो गया आपका एक्टिविटीज़ करा के, है ना सर? ज़्यादातर केस में यही है कि नहीं? लेकिन इसके अलावा सर, ये तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन इसके अलावा आपके मनी मेकिंग मॉडल अगर परसेंटेज वाइज बोला जाए, जैसे होता है ना सर, कुछ फाइनेंशियल यूट्यूब ब्लॉग्स में दिखाता है ना कि 10% मेरा इसमें से आता है, फिर 20% इसका आता है, जिससे हमारी सैलरी होती है। तो वैसा कि मुझे चंक करके 100% में से वो डिवाइड करके थोड़ा बताइए तो सर। जो 12 महीने हैं, जो कैलेंडर ईयर है, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो हमने जो एग्रो टूरिज़्म में जो कंसेप्ट किया है, मैंने कहा ना कि जिस टाइम में लोगों को काम रहता है तो उसमें खेती में उनको काम करके लेते हैं, और खेती से जो भी हमारा पैसा मिल जाता है, तो जैसे हमने टमाटर बनाया, बैंगन बनाया, तो उसको हम लोग मार्केट में बेचने के लिए नहीं जाते हैं, वो उधर ही टूरिस्ट को बेचते हैं। तो हमको वहाँ अगर मार्केट में जाएंगे तो 10 रुपया मिलने वाला था, यहाँ तो हमको 30 रुपया मिलने वाला है, उल्टा 10 रुपया ज़्यादा ही मिलने वाला है, क्योंकि वो जो टूरिस्ट है उसने खुद देखा है कि ये उन्होंने ऑर्गेनिकली बनाया हुआ है, उन्होंने जैसे नेचुरल फार्मिंग किया हुआ है, जैसे कि उन्होंने नैसर्गिक रीत्या बनाया हुआ है। तो वो क्या सोचते हैं, 20 रुपया क्या 10 रुपया ज़्यादा भी जाएगा तो भी आप वो दिक्कत नहीं करते। तो मार्केटिंग में हमारी यहाँ जो बनती है चीज़, यहाँ ही हम अगर टूरिस्ट को देंगे तो आपको मुनाफा बढ़ने वाला है, मुनाफा कम नहीं होने वाला है। उस पॉकेट से आपका पैसा मिलेगा। तो दूसरे जैसे मैं बताया था, एक आपको ये प्रोजेक्ट में रिसाइकलिंग में जो हमारे अनाज बच जाता है, तो हम लोग जैसे मुर्गी, हम लोग वहाँ करीबन 100 मुर्गी है हमारे पास। चार है। हाँ, उसमें उसको लिए हम कुछ उसका फीड लाते नहीं है, ये जो बचता है उसमें ही देते हैं। तो ये रिसाइकलिंग का भी काम हो गया और हमारा नुकसान भी नहीं होता उसमें। जो समझो कुछ खाना भाई बच गया समझो, तो हमारी गाय है उसको हम लोग डालते हैं, थोड़ा डालेंगे तो भी हमारे जैसे खुराक में कमी हो जाती है। राइट सर। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत, अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड, जो कि इतना वैल्यूएबल है, आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात हो गई पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सर, अगर जैसे 100% का एक पाई चार्ट अगर बोले, तो उसमें से कितना कितना परसेंटेज आपका कौन कौन सा सेगमेंट से आपका सोर्स होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखो, मनी मेकिंग मॉडल, बेसिकली मनी मेकिंग में देखो मेन जो है वो फूड में है। आप अगर अच्छा फूड देंगे तो फूड में आपको करीबन 40% तो प्रॉफिट आता है, मतलब मार्जिन है उसमें। मार्जिन 40% आता है। अगर खुद का अपना सब्जी बिक है तो अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 40% तक अपने को प्रॉफिट मिल जाता है। सर, बाद बाकी का जो 60% है सर, कहाँ कहाँ लग जाता है वो भी थोड़ा बता दीजिए। बाद में जो 60% है उसमें हम लोग जो 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो उसमें करीबन 100 रुपये हम लोग एंट्री फ़ी हो जाती है। तो एंट्री में हम लोग को 100 रुपया मिल गया तो भी हमारा वो 20% वो निकल जाता है पैसा। तो ऐसे करके 60% हो गया। बाद में जो 40% जो है वो मैंने बताया, जो एक्टिविटीज़ में हम लोग चार्ज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खाना और नाश्ता 150 रुपया हम लोग को चार्ज करते हैं खाने का, उसमें 500 रुपीज़ में जो कैलकुलेशन है हमारा, और 100 रुपीज़ है अपना स्नैक्स का। तो 250 रुपये में 100 रुपया और अपना एंट्री का हो गया, 350 रुपया हो गया। और 150 रुपया हम लोग को बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें 50 रुपये हमारा उसमें मेंटेनेंस में गया, उसके जो भी एक्टिविटीज़ है, लेकिन 100 रुपीज़ उसमें मिल जाते। तो हमारा ये 100% तक हम लोग जा सकते। तो मैंने बोला, पता है ना, उनको सिखाया हमने। तो सिखाने के टाइम में मेरे को अभी 40-45 साल हो गया अभी कैटरिंग लाइन में जी।
मुंबई में मैंने फास्ट फूड चला, उस टाइम में पाव भाजी का क्रेज था, तभी से मैंने ये लाइन में हूँ। तो ये मेरे को कुछ नया नहीं है, इसके लिए मैं बोला वो कर रहा है, इसके लिए मैं नहीं करूँ। कि बैकग्राउंड भी सपोर्ट होना चाहिए। हाँ, तो अपने को खुद को भी आना चाहिए। मेरा कुछ बैकग्राउंड में क्या होटल मैनेजमेंट नहीं किया हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है। प्रैक्टिकल आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई बनाता है तो आप सीखो, उससे खड़ा रहो, देखो, आप भले बनाओ मत, लेकिन आप गाइड करके से बना के भी ले सकते हो। राइट सर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पेइंग मेंबर्स है उनको ऐसा क्या मिल रहा है जो नॉन पेइंग मेंबर्स को नहीं मिल पाएगा। बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में एंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को तुरंत ज्वाइन कीजिए। इसके अलग अलग लेवल्स है, इनमें से देखिए कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है और जो लेवल आपको ज्यादा समझ में आए, जिसका की डिटेल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप चूज करें और हमारे साथ मेंबर बनके अभी इसी वक्त एक्सेस पाएं। अब आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में सिर्फ एक क्लिक का फासला है, तो तुरंत नीचे या ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और एग्रो टूरिज्म के इस मेंबरशिप क्लब को अभी ज्वाइन करें। और सर इसमें जैसे ऑब्वियसली खर्चे भी हैं, है ना, खर्चे वाला पार्ट क्यों छोड़े, मनी मेकिंग वाले इतना अट्रैक्टिव पार्ट बोल रहे, तो थोड़ा सा जो सैड वाला पार्ट जो है वो खर्चों का, वो भी बताते हैं। तो सर आपके जैसे कितने एकड़ का फार्म है? ये 9 एकड़ का है। 9 एकड़ का, मान लीजिए राउंड फिगर में 10 एकड़ का फार्म है, तो 10 एकड़ के फार्म में कितना खर्चे कहाँ कहाँ लगते हैं सर, परसेंटेज वाइज थोड़ा मुझे बता दीजिए। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे जो 500 रुपये चार्ज करते हैं उसका तो मैंने आपको बाइफर्केशन दे दिया है, उसमें तो मेरे को बाकी कुछ नहीं, मैं खर्चा निकाल के जो प्रॉफिट था वही मैंने आपको बताया। लेकिन मेरे को जो भी अगर नुकसान कहाँ भी हो गया, तो हमने जो यहाँ इजराइल टेक्नोलॉजी से आम लगाए, करीबन 1800 आम है हाई डेंसिटी में। तो हाई डेंसिटी का हमारा ईल्ड करीबन 1 एकड़ के यहाँ 2 टन निकल जाता है हमारे यहाँ। लास्ट टाइम में हमने जो निकाला था, तो ये करीबन हमारा 4 एकड़ है। तो ये 8 टन हमारा माल जो है ये मैंगो का, ये केसर का, तो उसको हमको 70-80 रुपये भी किलो मिला, तो भी हमको उसमें 4-5 लाख रुपए तक हम लोग कमा सकते हैं। उसमें 1.5-2 लाख रुपया उसका गया, तो ये 3 लाख रुपया तो हमको ऐसे ही मिल गया सालाना जी, बराबर जी। दूसरा हमारा जो गाय का गोबर है, हम करीबन 118 गैया को संभालते हैं, उसमें करीबन 20-25 गाय ये दूध की है, बाकी सब है जो पुलिस ने, फार्मर लोग ने आके छोड़ा है उसका है। लेकिन उससे हमारा नुकसान कुछ भी नहीं, उससे हमको नहीं बोले तो महीने में 10 टेलर यानी कि 10 टन हमको उसका गोबर मिल जाता है। जो स्ट्रीट में जो गौ माता भटकती रहती है, जो छुट्टे गाय जो है, तो उसको खुला छोड़ा है हमने जी, और डोंगर में जाती है, यानी कि हमारे पहाड़ में जाती है। लेकिन तो भी गई तो भी एक गाय का अपन 10 किलो गोबर भी पकड़ लिया, एक गाय का, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक गाय, तो भी हमने कम ज़्यादा करके मेरे को महीने में 10 टन भी मिला। तो आज हमारे यहाँ 1 टन के लिए 4,000 रुपये मिलता है, वो 40,000 रुपया हमारा वहाँ कवर महीने में हो जाता है। तो गाय का जो हमारा लॉसेस होता है वो हम लोग वहाँ कवर कर देते हैं। और मैंने बताया बाय प्रोडक्ट करते हैं, गाय को दूध निकाल के आप अगर दूध बेचेंगे तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, लो लेवल का गेम है वो, लो लेवल का गेम है, लॉस होने वाले हैं। लेकिन हमें पर्यटक से ही पैसा मिलता है, उससे हम लोग घी बनाते हैं, वही घी खिलाते हैं उनको, वही घी वो लोग खुद लेके जाते हैं, उनको हम लोग आम्रखंड श्रीखंड बनाते हैं, वही खाते हैं, बाद में वही लेके जाते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी गौशाला भी चलेगी और आपका दूध का जो गाय के लिए बोलते हैं ना, गोटा सब लोग बोलते हैं लॉस है, ये सही बात है, गौशाला लॉसेस है, लेकिन उसको थोड़ा कमर्शियल टच दिया जाए, जैसे टूरिज़्म का, एग्रो टूरिज़्म का, तो उसमें वो कंसेप्ट डाले तो उसको भी अपन प्रॉफिट में ला सकते हैं। इसका मतलब आपने हाई डेंसिटी जो इजरायली टेक्निक यूज़ करके जो आम उगाए और आपने यहाँ पे गौशाला के मदद से जो दही बनाए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से आम्रखंड बना दिया, आम का श्रीखंड बनाया, श्रीखंड जी, घी बनाया, पनीर बनाते हैं हम लोग। तो पनीर तो हम बाहर से लाते नहीं है, यही पनीर हमारे कैंटीन में आ जाता है। तो इसका मेरे को कहना यही है कि ये एग्रो टूरिज्म का कंसेप्ट आपको सक्सेस करना है, तो जो लगने वाली चीज़ है वो अपने यहाँ खुद करो, लागत घटाओ।
और अपने को तो उत्पादन करके बाहर बेचना नहीं है, बेचना है ज़्यादा भी अपने पास हो गया तो अपने को काउंटर पे वहाँ रखना है कि अपने पास टमाटो आज ज़्यादा निकले तो आपको जितना यूज़ हो गया बाद में बाकी रख दिया गेट पे, तो जाने वाले टूरिस्ट बोलते हैं चलो ये लेके जाओ, ये बहुत विष मुक्त है, तो उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है। राइट, इसका मतलब सर ने बैकएंड का जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है जो होटल्स वालों को लगता है उसका कॉस्ट सर ने कंट्रोल कर लिया और एट द सेम टाइम यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी सर ने कर दिया। ये बहुत ही जीता जागता मॉडल है। एक एफिशिएंट एग्रो टूरिज्म सेंटर प्रोडक्शन वाइज कैसे सर्वाइव कर सकता है उसके बारे में, है ना सर? अभी देखो हमारे यहाँ नारियल हमने कभी लाया नहीं है, हमने कड़ी पत्ता कभी लाया नहीं है, सब्जी हमने कभी लाया नहीं है, हम जो लाते हैं खाली मसाला और तेल, और बाद बाकी सारे 80-90% अभी वो तेल में भी अगर समझो मूंगफली अगर ज़्यादा बन गई तो उसका भी तेल निकाल के लाते हैं। इसके लिए अगर एग्रो टूरिज्म का बेस बनाना है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो चीज़ें लगने वाली है वो अपन अगर खुद पे करे। अभी मैं मेरे यहाँ आते कई फार्मर मेरे से बात करते हैं, जैसे टूरिस्ट नहीं लेकिन आजू बाजू के लोग पूछने आते हैं कैसे आप करते हैं क्या करते हैं, तो मैं उसको पूछता हूँ आपने टमाटर को ये किया था, आप मार्केट में भेजे थे, आपको क्या भाव मिला? तो बोले साहब ट्रांसपोर्ट का भी पैसा नहीं निकला, उल्टा उसने जीरो करके भेज दिया। तो कैसे मार्केट में माल कभी ज़्यादा आ गया तो उसका कभी भी उसको कदर नहीं है, उसको भाव नहीं मिलता है। तो इसमें क्या ये अपना कन्फर्मेशन है ना, और नहीं हो गया ना तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है। क्या है सर? हमारे गाय को देते हैं टमाटर खाने के लिए उसको भी सेहत बने, उसकी भी सेहत बनती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, बैंगन हो कुछ भी हो सब हम काट के सब्जी बेच देते हैं, उनको भी थोड़ा सा अलग खाना मिल गया, तो हमसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उस टाइम में हमारा जो जाने वाला जो वेरन है वो भी कम हो जाता है ना उसमें। जी, ये रिसाइकलिंग में हमारा सब, जैसे मैंने पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हमारा ये बेस है। और एक बार रिपीट कर दे, वो 3 चीज़ें कौन सी है? पर्यावरण, नैसर्गिक खेती जिसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, और ये अपना रिसाइकलिंग। जैसे हमने गोटा धोते हैं ना, उसका पानी भी हम जाने नहीं देते, उसका पानी में हम लोग जीवामृत, गौमृत पानी और ये गोबर धोने वाला पानी वो सब मड पंप से, आपने देखा ना एक वीडियो बनाया उसमें सब हम खेत को देते हैं, खेत में हम फर्टिलाइज़र नहीं डालते, तो वो भी पैसा बच गया हमारा। इसका मतलब सर आप तो जौहरी ऐसा कर रहे हैं, जौहरी ऐसे काम करता है अपने वर्कशॉप में और उसका धूल तक वो वेस्ट जाने नहीं देता, वैसे हमने करते हैं। इसके लिए हमने अभी जैसे लोग मेरे को पूछते हैं तो ठीक है आप यूरिया नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते, सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं, तो आप क्या डालते हैं? तो मैंने बताया वो गोबर से हम लोग अच्छा गांडूल खाद बनाते हैं। गांडुल मतलब हो गया केचुआ खाद बनाते हैं। वो केचुआ खाद का पानी हम लोग को स्प्रे करने के लिए यूज़ हो जाता है। बाद में हम लोग उसका कंपोस्ट खाद बनाते हैं। जैसा आपने बताया हम लोग गाय गया को मुक्त छोड़ते हैं, तो वहाँ ही गोबर गिरता है, वहाँ ही वो चलती है, तो उससे अच्छा वही खुद खाद बना के देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं गोकुर खाद, गाय के पैरों से रौंदा हुआ खत, उसको हम गोकुर खत बोलते हैं, वो हम यूज में लाते हैं। कंपोस्ट खत बनाते हैं, जितना भी पेड़ है उसका जितना भी पाला जमा हो जाता है वो सब एक जगह डालते हैं, उसमें गोबर डाल देते हैं, तो उसका कंपोस्ट खत बन जाता है। तो हमको बाहर का कुछ डिपेंडेंसी नहीं, हमारी ही खुद है, तो वो पैसा हमारा बच गया जी। ये जो मैं जो बात बता रहा हूँ, ये इसमें अगर कोई लोग पूछते फिर सब्जी पे अगर कोई समझो कीटकनाशक मारना है तो आप क्या करते हैं? तो फिर केमिकल ही लाते हैं ना आप? तो बोला हम बिल्कुल नहीं लाते। जो चीज़ गाय भैंस कोई जानवर नहीं खाते वो सब का पाला इकट्ठा करते हैं। पाला मतलब पत्ते और उसको उबाल लेते हैं, उसमें गोमूत्र डालते हैं और उसका कीटकनाशक बनाते, वो ये देते, स्प्रे करते हैं। कड़वा है तो कोई चखेगा भी नहीं जी। तो जैसा मैं बोला ना कि ये निसर्ग ने जो दिया आपने, नेचर ने यानी मराठी हम निसर्ग बोलते हैं, आप नेचर बोलते हैं, नेचर ने जो दिया है वही नेचर को आप वापस करो, कुछ नहीं, यही रिसाइकलिंग है। पीसफुल फार्म लाइफ का ड्रीम देखना इजी है, उस ड्रीम को प्रोफेशनल रियलिटी में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ड्रीम स्ट्रांग होता है बट डायरेक्शन वीक होती है। अगर आप लाइफस्टाइल शिफ्ट, सस्टेनेबल इनकम और एग्रो टूरिज्म को सीरियस ऑप्शन के रूप में देख रहे हो तो अभी रजिस्ट्रेशन करें। ये एक एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक पेड सेशन है
हमारे साथ, जहां हम आपकी एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे समझते हैं, ताकि आपको एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड सही मार्गदर्शन 1-to-1 दे पाए। ये सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर सीरियस पीपल। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके आप इस सेशन को हमारे साथ अटेंड कीजिए, और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। ये हम लोग ने इकोनॉमिक्स में जो आ रहे थे सर, एक तो हो गया कितना हमने कमाया, उसका तो आपने बताया है सर, लेकिन जो हम लोगों ने जो यूजुअली हमारे जो खर्चे लगते हैं, यूजुअली आपने तो इतना एफिशिएंट मॉडल बना के भी एक आध जगह तो खर्चा पड़ता ही है सर, तो वो कौन सी जगह है और आपके कमाए हुए अमाउंट में से कितना परसेंटेज उसमें चला जाता है? नहीं, मैंने जो बताया कि कई जो हम लोग अभी प्रॉफिट मैंने बताया जो सब जगह से ले रहे हैं, वो लेने में हमको टाइम लगा है, ऐसे एक दिन में हुआ नहीं है। जैसे हमने गाय लाया था, जैसे हम लोग पहले भाकड़ गाय संभालते थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि अपने को ये प्रॉफिट में लाना है तो 10 गाय अच्छी लानी चाहिए, तो मैं खुद जाके हरियाणा से साहिवाल गाय लेके आया, देसी गाय जूनागढ़ से, ये सब अपने पास देसी गाय है, तो वो दूध वाली लाया। हाँ, तो उसका दूध निकल गया तो मैं भाकड़ गाय को संभाल सकता हूँ ना। हाँ, नहीं तो मेरे जेब से ही जाएगा ना पैसा। हाँ, ऐसे हर जगह हम लोग करते करते इसके लाइन पे आए। अगर मैं उस टाइम में 1999 में अगर मैं ये नारियल नहीं लगा था, तो आज कस्टमर के लिए नारियल में कहाँ से निकाल, नारियल पानी कहाँ से पिलाते? तो थोड़ा संयम रखना इसमें बहुत ज़रूरी है जी। जैसे मैंने अभी जैसे अपन कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता हमने उस टाइम में लगाया, लेकिन अभी तो मेरे को लाना ही नहीं पड़ता है। आपको बहुत प्रॉफिट कम मिलेगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मैंने बताया ये चीज़ आपके पास 10%, 20, 30, 40 करके आप 100% पे आ जाएगी। राइट, मतलब बेसिकली सर बोले ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा। हाँ, करते रहना, हर प्रोसेस को इम्प्रूव कर करके उसको परफेक्शन की तरफ लाके इनकम करना पड़ेगा। सर वैसे स्विमिंग पूल तो आपने मेंटेन करते हैं हर साल, ठीक है सर, लेकिन सर दबे ज़बान या दबे होठों से लोग ये भी बोलते हैं कि स्विमिंग में अगर कोई सूसू कर दिया नहाते वक्त तो पता कैसे चलेगा? फॉरेन में तो इंक डाल के करते हैं कि सूसू किया तो ब्लू, डार्क ब्लू में दिख जाता है, लेकिन इंडियन वालों में तो कुछ पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है सर? नहीं, आपने बताया सही बात है। ये अभी